रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। एक साल में रोशनी 94 खरब 61 अरब किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। ये इतना डिस्टेंस है कि अगर आप पार्कर सोलर प्रोब, जो अब तक का सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी स्पीड 85,000 किलोमीटर फी घंटा है, उससे सफर करें तो उसे 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस तय करने में 1500 साल लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जमीन और सूरज के 32,000 चक्कर लगाएं तो जो डिस्टेंस बनेगा उसे 1 लाइट ईयर कहेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि 1.5 सेकंड में रोशनी जितना डिस्टेंस तय करती है, उतनी दूरी से आगे आज तक कोई भी इंसान नहीं जा सका। लेकिन रोशनी की इतनी तेज रफ्तार भी कायनात के साइज के सामने कुछ नहीं है। जमीन और सोलर सिस्टम में डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक साल में रोशनी जितना डिस्टेंस तय करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। लेकिन कायनात के साइज के सामने लाइट ईयर बहुत छोटा पड़ जाता है। अगर आप लाइट की स्पीड से हमारी गैलेक्सी को पार करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमारी गैलेक्सी से बाहर जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। यानी हम कभी भी हमारी गैलेक्सी से बाहर नहीं जा सकते। फर्ज करें अगर साइंसदान एक ऐसा स्पेसशिप बना लें जो 1 लाइट ईयर की दूरी को सिर्फ 1 सेकंड में तय कर सके, यानी जो दूरी रोशनी 1 साल में तय करती है वो दूरी ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में तय करे, और फिर इस स्पेसक्राफ्ट से लगातार 60 सालों तक स्पेस में सफर किया जाए, तो हम कायनात में कहां तक जा सकते हैं? क्या इतनी ज्यादा रफ्तार से हम कायनात से बाहर जा पाएंगे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से आप सिर्फ 1 सेकंड में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले जाओगे। 4 सेकंड तक सफर करने के बाद आप करीबी सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंच जाओगे। इसके बाद 6 सेकंड में आप दूसरे करीबी स्टार बर्नार्ड पर पहुंच जाओगे, और फिर 40 सेकंड के बाद आप ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम के पास होंगे। इस सोलर सिस्टम को पार करने के बाद आप 26,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल तक सिर्फ 7 घंटों में पहुंच जाओगे। ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। इसके बाद हमारी गैलेक्सी से बाहर जाने के लिए आपको 50,000 लाइट ईयर का सफर तय करना पड़ेगा, और 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से आप सिर्फ 14 घंटों में हमारी गैलेक्सी से बाहर चले जाएंगे। 29 दिनों के बाद आप हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंच जाओगे। इस स्पीड के साथ आप इस गैलेक्सी को सिर्फ और सिर्फ 2.5 डेज में पार कर लोगे। इसके बाद आप लोकल ग्रुप को पार करोगे। ये ग्रुप 1 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है, और इसे पार करने में आपको 116 दिन लग जाएंगे। इस ग्रुप को पार करने के बाद आपको स्पेस में सफर करते हुए 4 माह हो चुके हैं, और अब आप दूसरे गैलेक्सी ग्रुप की तरफ जाओगे। लोकल ग्रुप से आगे 5 करोड़ 40 लाइट ईयर दूर विर्गो क्लस्टर आता है। उस क्लस्टर तक पहुंचने में आपको 1 साल और 9 माह लगेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर और ऐसे ही 100 से ज्यादा क्लस्टर के मिलने से एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनता है, जिसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। आप अभी विर्गो क्लस्टर में हैं, और इस क्लस्टर को पार करने में आपको 5 माह और 24 दिन लगेंगे, जिसके बाद आप विर्गो सुपर क्लस्टर में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको बड़े बड़े गैलेक्सीज के ग्रुप स्टार्स के ग्रुप की तरह दिखाई देंगे। ये सुपर क्लस्टर 11 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस क्लस्टर में 50,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं, और इस क्लस्टर को पार करने में आपको 4 साल और 10 महीने लग जाएंगे। अभी आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से सफर कर रहे हैं। इस रफ्तार से 5 सालों में आपने मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर और विर्गो सुपर क्लस्टर को पार कर लिया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 60 सालों में कायनात को इस स्पीड पर पार किया जा सकता है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि आप इस स्पीड पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 10% हिस्से को भी 60 सालों में पार नहीं कर पाओगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि विर्गो सुपर क्लस्टर लैनिकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। इस क्लस्टर में 1,50,000 गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ये क्लस्टर 52 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है। और इतने डिस्टेंस को अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से भी पार करोगे, तब भी इसे पार करने में आपको 16 साल 8 माह लगेंगे। अगर आप इस चीज से हैरान हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये तो अभी आगाज है। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं।
तो जरा सोचिए हमारी पूरी कायनात कितनी बड़ी होगी, यानी हम कभी भी कायनात से बाहर नहीं जा सकते। लैनिका सुपर क्लस्टर को पार करने के बाद आपको गैलेक्सी फिलामेंट को पार करना होगा। कई सुपर क्लस्टर जब एक साथ जुड़ते हैं तो ये फिलामेंट बनते हैं। साइंसदान के मुताबिक ये सेम उसी तरह जुड़े होते हैं जैसे एक मकड़ी का जाल जुड़ा होता है। इन फिलामेंट्स को पार करने के बाद आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारों तक जा सकते हो, लेकिन ये फिलामेंट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा ही एक फिलामेंट है जिसका नाम है दी सैलून ग्रेट वॉल। इसका साइज 1 अरब 37 करोड़ लाइट ईयर है। अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से इसे पार करते हैं तो इसे पार करने में आपको 43 साल और 6 माह लगेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वॉल कितनी बड़ी है। लेकिन ये ग्रेट वॉल भी कुछ नहीं है। अगर आप कायनात के बहुत बड़े गैलेक्सी फिलामेंट्स को देखेंगे तो इनके आसपास आपको बहुत सारा गैप भी दिखाई देगा। इन गैप्स को वॉइड्स कहा जाता है। ये कायनात की खाली जगह है। इनमें बहुत कम गैलेक्सीज होती हैं। यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। आप इसे ऐसे समझें कि एक जगह पर यहाँ 1 लाख गैलेक्सीज होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसी वजह से इनको वॉइड्स कहा जाता है। दी सैलून ग्रेट वॉल को पार करने के बाद आपको एक बहुत बड़े वॉइड को पार करना होगा। साइंसदान के मुताबिक जमीन से 9 अरब लाइट ईयर दूर कायनात का सबसे बड़ा वॉइड मौजूद है, जिसका नाम LOWZ 13788 वॉइड है। ये 3 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है। ये साइज इतना बड़ा है कि 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से भी इसे पार करने में आपको 94 साल लग जाएंगे। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। इसके बाद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम ग्रेट वॉल है। ये जमीन से 10 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है, लेकिन साइंसदान के मुताबिक कायनात के एक्सपेंशन की वजह से ये जमीन से 15 लाइट ईयर दूर मौजूद है। अगर आप जमीन से 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से चलेंगे तो इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने में आपको 475 साल लग जाएंगे। ये स्ट्रक्चर 10 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है, तो इसे पार करने में आपको 317 साल लग जाएंगे। इसको पार करने के बाद आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करना होगा। ये वो कायनात है जिसको हम देख पाते हैं। इससे आगे क्या है हमें नहीं पता। साइंसदान के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लंबाई 93 अरब लाइट ईयर के बराबर है। अगर आप 1 लाइट ईयर फी सेकंड की रफ्तार से इसे पार करोगे तब भी आपको इसे पार करने में हजारों साल लग जाएंगे। यानी इस स्पीड पर भी हम अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार नहीं कर सकते। लेकिन कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है, जिसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये कायनात इतनी बड़ी है कि इसके बारे में साइंसदान को नहीं पता, लेकिन कुछ साइंसदानों ने एक अंदाजे के मुताबिक इस कायनात का एक साइज निकाला है जो है 10 to the power 10 to the power 10 to the power 122 लाइट ईयर। देखने में ये नंबर कितना छोटा लग रहा है, लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि इसमें इतने जीरो हैं कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हर एक एटम पर 1 अरब जीरो लिख दो तब भी आप इस नंबर के 0.00000001% हिस्से को भी टच नहीं कर पाओगे। अब जो बात मैं बताने लगा हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका दिल अल्लाह अकबर कहेगा। पहले हमने 1 लाइट ईयर फी सेकंड के रफ्तार से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सफर किया जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, लेकिन अब हम इस स्पीड को बढ़ाकर 93 अरब लाइट ईयर फी सेकंड कर लेते हैं, तब भी आप 100 अरब सालों में इस कायनात के 1% हिस्से को भी पार नहीं कर पाओगे। कायनात इतनी बड़ी है कि साइंसदान कभी भी इसके साइज के बारे में नहीं जान पाएंगे। जो नंबर मैंने बताया है वो भी साइंसदान का एक अंदाजा है। उस नंबर में इतने जीरो हैं कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हर एटम पर लिखते हो तो इसके लिए आपको 10 अरब खरब 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 यानी 10 के पीछे 42 जीरो लगा दो। इतनी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स चाहिए, तब जाकर आप इस नंबर को देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है और हर आसमान अपने पिछले आसमान से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। पिछले 40 सालों से साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जुपिटर की अंदरूनी कोर सॉलिड है या लिक्विड, और इसके पास जो इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनी। लेकिन वो इतने सालों की स्टडी के बाद भी इसके बारे में नहीं जान पाए। हबल स्पेस टेलीस्कोप और कई दूसरे स्पेस टेलीस्कोप से इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहे। इसीलिए इस सियारे को करीब से स्टडी करने के लिए नासा ने 5 अगस्त 2011 को जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया।
5 सालों तक स्पेस में सफर करने के बाद 4 जुलाई 2016 को जूनो जुपिटर के पास पहुंचता है। जूनो अपने हर ऑर्बिट में 4200 किलोमीटर की दूरी से जुपिटर के पास से गुजरता और फिर दूर चला जाता। दोबारा से ये उसके पास से गुजरकर दूर चला जाता। ये चीज वो बार बार कर रहा था ताकि जुपिटर की ग्रेविटी में होने वाली छोटी से छोटी तब्दीली को भी नोटिस किया जा सके। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि जूनो का मकसद जुपिटर के अंदरूनी हिस्से को स्टडी करना था, तो फिर ये उसकी ग्रेविटी को क्यों स्टडी कर रहा था? अक्सर हम ग्रेविटी को हर जगह एक जैसा देखते हैं। अगर किसी सियारे की ग्रेविटी एक जैसी हो, उसमें कोई भी तब्दीली ना आए, इसका मतलब है कि उसके अंदर मौजूद चीजों का मास बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन अगर किसी सियारे की ग्रेविटी में तब्दीली आए तो उसका मतलब है कि उसके अंदर मौजूद चीजों का वजन और डेंसिटी मुख्तलिफ है। अगर मैं बात करूं जमीन की, तो यहाँ पहाड़ों पर ग्रेविटी और होती है और मैदानों में ग्रेविटी और होती है। ग्रेविटी की इस तब्दीली को जूनो स्पेसक्राफ्ट नोटिस कर सकता है। इसीलिए साइंसदान जुपिटर के अंदरूनी हिस्से को जानने के लिए जुपिटर की ग्रेविटी का एक एक्यूरेट मैप बनाना चाहते थे। जिस वक्त जुपिटर की ग्रेविटी में हल्की सी भी तब्दीली होती तो जूनो कभी तेज होता और कभी स्लो हो जाता और इस छोटी सी तब्दीली को वो फौरन नोटिस कर लेता। साथ ही साथ जूनो लगातार एक रेडियो सिग्नल जमीन तक भेजता रहता, जिसे साइंटिस्ट डॉपलर इफेक्ट के जरिए समझते हैं। यानी जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ जूनो तेज होता है और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा महसूस होती है, और यहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ स्पीड कम होती है और फ्रीक्वेंसी नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके साइंटिस्ट जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड का बहुत ही डिटेल्ड नक्शा बना लेते हैं, जिससे पता चलता है कि सियारे के अंदर मास कैसे फैला हुआ है। गैलीलियो मिशन ने जुपिटर की ग्रेविटी का सिर्फ एक रफ अंदाजा लगाया था, लेकिन जूनो ने इसका क्लियर मैप बना दिया और जो कुछ इसने जुपिटर की कोर के बारे में दिखाया है उसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। न्यू स्टडी से पता चला कि जुपिटर की कोर के बारे में साइंसदानों की सभी पुरानी थ्योरीज गलत थी। कोर मौजूद तो है लेकिन वो सॉलिड नहीं बल्कि फजी यानी धुंधली है, यानी कोर इसके बादलों में मिक्स हो गई है, जिसकी वजह से इसका कोई पाउडर नजर नहीं आता। इस डिस्कवरी के बाद एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर जुपिटर कैसे बना। न्यू स्टडी को देखते हुए साइंसदानों ने एक थ्योरी थी कि जुपिटर के पास शुरू में एक सॉलिड कोर थी, लेकिन फिर जुपिटर की फॉर्मेशन के कुछ टाइम बाद कोई बहुत बड़ी चीज जुपिटर से टकराई, जिससे जुपिटर की कोर टूट गई और ये गैस के बादलों के साथ मिक्स हो गई। साइंसदान का कहना है कि उनके पास जो मॉडल है उसके मुताबिक कोई भी बड़ा सियारा कोर के बगैर नहीं बन सकता। या तो जुपिटर का फजी कोर बाद में बना या फिर प्लेनेट की फॉर्मेशन के बारे में हमारा जो मॉडल है वो गलत है। साइंसदान का ख्याल है कि जुपिटर की कोर का आधा हिस्सा उसी दूसरे सियारे का हो सकता है। ये थ्योरी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर एक मसला आ गया। साइंसदानों ने एक कंप्यूटर पर इस टक्कर का मॉडल बनाने की कोशिश की। उन्होंने टक्कर का एंगल, स्पीड और जुपिटर के साइज को बदल कर मुख्तलिफ सिनेरियो चलाए, जिसमें ये चीज सामने आई कि टक्कर के बाद जुपिटर की कोर तो टूटी, लेकिन वो दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। सेम उसी तरह जैसे पानी में मिली हुई मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है। यानी ये मॉडल जूनो के डेटा से मैच नहीं कर रहा था, यानी जुपिटर की फजी कोर किसी टक्कर से नहीं बनी। इस चीज के बारे में जानने के लिए उन्होंने सैटर्न के डेटा को स्टडी किया। 2014 में साइंसदान को पता है कि सैटर्न के रिंग्स में जो लहरें बनती हैं वो असल में सियारे के अंदर की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थक्वेक से जमीन पर क्रैक्स बनते हैं। कैसिनी मिशन की ग्रेविटेशनल डेटा को जब इन लहरों के डेटा के साथ मिलाया गया, जिससे पता चला कि सैटर्न के अंदर का कुछ हिस्सा ऐसा है यहाँ गर्मी ऊपर नीचे मूव नहीं करती। आमतौर पर बड़े सियारों के अंदर गर्मी को बाहर निकलने के लिए ऊपर नीचे मूव करना पड़ता है। हीट के बार बार ऊपर नीचे मूव करने की वजह से वहाँ मौजूद हैवी एलिमेंट्स गर्मी में मिक्स होकर पूरे सियारे में फैल जाते हैं। लेकिन कैसिनी के डेटा से पता चला कि सैटर्न के सेंटर वाले हिस्से में गर्मी ऊपर नीचे मूव नहीं करती और इस सियारे की भारी चीजें सेंटर के करीब मौजूद हैं और बाहर की तरफ कम होती जाती हैं। इसी चीज को देखते हुए 2021 में साइंसदानों ने कहा कि सैटर्न की कोर भी फजी यानी धुंधली है। दूसरी तरफ जूनो के डेटा से भी साइंसदान को लगता है कि जुपिटर के अंदर कुछ एरिया ऐसा है यहाँ हीट ऊपर नीचे मूव नहीं करती,
जिसमें हैवी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की एक जैसी स्टडी के बाद लगता है कि इन दोनों सियारों के अंदर फजी कोर किसी टक्कर की वजह से नहीं बल्कि किसी कॉमन प्रोसेस की वजह से बनी है। यानी बड़े सियारों की फॉर्मेशन की नई थ्योरीज साइंसदानों के सामने आ चुकी हैं। यहाँ फजी कोर नॉर्मल चीज हो सकती है। ये कोर आज भी एक राज है जिसके बारे में साइंसदान जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड इसकी हाइड्रोजन लेयर में पैदा होती है। यहाँ टेम्परेचर 30,000 केल्विन से भी ज्यादा होता है और इसमें प्रेशर जमीन से लाखों गुना ज्यादा है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ताकतवर है। इसका मैग्नेटोस्फीयर जुपिटर के साइज से 7 से 21 गुना तक फैला हुआ है, जो पीछे की तरफ सैटर्न के ऑर्बिट तक जाता है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड अजीब है। इसके नॉर्थ और साउथ पोल एक जैसे नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे धब्बे हैं और इसके 2 साउथ पोल्स हैं। साइंसदान को लगा कि शायद ये फजी कोर की वजह से है। यानी फजी कोर ने साइंसदान को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में सभी सियारों से बड़ी है और इसमें सोलर सिस्टम के सबसे बड़े अरोरास बनते हैं, जिनको आप तस्वीर में देख सकते हैं। जमीन पर अरोरा सिर्फ कुछ महीने दिखाई देते हैं, लेकिन जुपिटर पर ये हर वक्त दिखाई देते हैं। जुपिटर को इतना ज्यादा स्टडी करने के बावजूद साइंसदान को ये नहीं पता चल सका कि जुपिटर की फजी कोर कैसे बनी और क्या ये कोर ऐसे ही रहेगी या बर्फ की तरह इसकी गैसेस में खुलती जाएगी। और नई स्टडी से ये बात भी क्लियर हो गई है कि जुपिटर के बारे में साइंसदानों की पुरानी स्टडी गलत है। इसके अलावा भी इसमें ऐसे बहुत से राज छुपे हैं जो साइंसदान को नहीं पता। आपका इन दोनों चीजों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं ये शानदार वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारी ऐसी ही एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।